सबसे पहले अब आ जाते हैं अपने कोर, जो माइंड मैप मैंने आपको जिसके लिए दिया है। अब सीधा माइंड मैप पे उतरते हैं। मार्क्स का एक आउटर पिक्चर अपने दिमाग में क्लियर हो गई है। मार्क्स कौन है, क्या बातें करता है, क्लास कैसे बनेगी, ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस, क्यों कैपिटलिज्म में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होगा, हर हिस्ट्री के फेज में दो क्लासेस का फॉर्मेशन का होना, ये सब कुछ दिमाग में क्लियर है ना। कहानी में एक जगह भी अगर गैप है तो उसको अभी पूछ लो। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब बताता हूं। चलो, चलो इमेजिन करते हैं कि आपको जयपुर में कोई घर बनाना है। आपने लैंड ली और आपको यहाँ पे कोई घर बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लैंड परचेज करनी पड़ेगी, कैपिटल दोगे उसके लिए। ठीक है, फिर आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे। तो आप मुझे बताओ कि आप रॉ मटेरियल जयपुर में अगर आप घर बनवा रहे हो, ठीक है, मानसरोवर वन ऑफ द पॉश एरियाज, सी स्कीम, मालवीय नगर, अच्छे पॉश एरियाज हैं, यहाँ पे आप घर बनवा रहे हो। आपका रॉ मटेरियल किस टाइप का होगा? आप फूल पत्तियां, झोपड़ी और वो घास फूस लाके आप ट्रायंगल शेप में हट बनाओगे, टीन शेड लाके मकान बनाओगे यहाँ पे? तो वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो आपको इंटीरियर अच्छा रखना पड़ेगा, फॉल सीलिंग्स। अब आप घर के बाहर ट्यूबलाइट लगाओगे कि एलईडी लगाओगे? एलईडी क्यों? आसपास घर में एसी लगाओगे, अगर अफोर्डेबल है आपके लिए तो एसी लगाओगे, या आप बोलोगे नहीं नहीं पंखा हाँक लेंगे अपन? एसी लगाएंगे ना। अब उल्टी सिचुएशन इमेजिन करते हैं, हम छत्तीसगढ़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ भी छोड़ो और अंदर चलते हैं, वेस्टर्न घाट्स चलते हैं। वेस्टर्न घाट्स में हमको कहीं पे जाके एक जगह पे अपना शेल्टर क्रिएट करना है। अब उस शेल्टर क्रिएट करने में आप ये सारी इम्यूनिटीज वहां भी लगाओगे क्या? आपको वहां रॉ मटेरियल क्या चाहिए? भाई छोटा सा हट बन जाए, झाड़ फूस फार पत्ती, ठीक है, उससे हो जाएगा। तो जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो अपना घर बनाने के लिए, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि किस सोसाइटी में आप हो। ठीक है, तो मार्क्स बाबू भी यही बोलते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहा है प्रोडक्शन के प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि बेसिक नीड्स क्या है? प्रोड्यूस करना। बिना प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन के कोई मतलब ही नहीं है। मार्क्स के लिए क्यों बोला जाता है दैट ही हैज अ मटेरियल कंसेप्शन ऑफ द हिस्ट्री? बिकॉज मार्क्स के लिए प्राइमरी नीड्स प्रोडक्शन है, और बाकी थ्योरिस्ट के लिए प्राइमरी नीड्स है रोटी कपड़ा मकान, रिप्रोडक्टिव नीड्स, ये प्राइमरी नीड्स है। लेकिन मार्क्स बोलता है कि प्राइमरी नीड्स मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इंसान के लिए? ही हैज टू प्रोड्यूस अ शेल्टर, टू प्रोड्यूस अ फूड, एंड अरे कपड़ा भी अगर चाहिए तो उसके लिए भी उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मार्क्स बोलता है रोटी कहां से आएगी? प्रोड्यूस करने से। कपड़ा कहां से आएगा? मकान कैसे बनेगा? रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करोगे तभी तो मकान बनेगा। तो बोले कि रोटी कपड़ा मकान प्राइमरी नीड्स नहीं है। द प्राइमरी नीड इज टू प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? किसी भी फॉर्म में रॉ मटेरियल चाहिए। इन्हीं रॉ मटेरियल्स को मार्क्स बोलता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। किस तरह की मीन्स यूज कर रहे हो आप?
अब आगे मैं आपको बताऊंगा, उसमें टैंजेबल इंटैंजेबल दोनों होंगे। जो रॉ मटेरियल आप हाथ में छू सकते हो, फील कर सकते हो, टैंजेबल हो गया। और उस रॉ मटेरियल को किसी शेप में देने के लिए आपको क्या चाहिए? स्किल, दैट इज इंटैंजेबल। तो मार्क्स भी यही बोलता है कि मोड मतलब किसी भी सोसाइटी का कैटेगराइज अगर मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो उसका कैरेक्टराइजेशन कि कौन से टाइप की सोसाइटी, किस टाइप में हम सोसाइटी को देख रहे हैं, तो उस मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें क्या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं, ये डिटरमाइन करेगा कि वो सोसाइटी कैसी है, मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसा है। तो मीन्स मैं जो यूज कर रहा हूं, रॉ मटेरियल जो मैं यूज कर रहा हूं, तो मैं अगर वेस्टर्न घाट्स में अपना मकान बना रहा हूं तो मुझे उस तरह का रॉ मटेरियल चाहिए। तो उल्टी बात, जस्ट उल्टा बात मार्क्स बोलता है, क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल इस तरह का यूज हो रहा है, इसीलिए उस ट्राइब, उस सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं? ट्राइबल सोसाइटी। यहाँ पे सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है, दिल्ली मुंबई में जाएंगे आप, यहाँ पे जयपुर में भी या कहीं भी दिल्ली में भी, तो मोस्टली लोग जो है सर्विस ओरिएंटेड है, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड रखते हैं, फार्मिंग कम्युनिटी नहीं है। तो वो सोसाइटी या वो कम्युनिटी अलग है, उसके नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है, उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना? तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब, मीन्स मतलब क्या होता है? जरिया। बाय व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यू रीच्ड हियर, है ना? तो आपको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये समझना है कि क्या जरिया था जिससे कि प्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा किया गया, अकॉम्प्लिश किया गया। ठीक है? तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो होता है। और उस जरिए को देखते हुए हमारी सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड होती है कि ये कौन से मोड में हम जी रहे हैं। ठीक है? अगर हमको बेसिक नीड्स पूरी करनी है और हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन मान लो कि सिर्फ एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में जो, या फिर मेरा मान लो कि मैं टूल्स से ऑर्गेनाइज कर रहा हूं अपनी सोसाइटी को, ना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? टूल्स है, और उसको टूल्स को टूल्स से मेरा पूरा सेंटर्ड है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टूल्स है, तो मैं कौन सी सोसाइटी हो गया? एंशियंट। एग्रीकल्चर के एवोल्यूशन के साथ में मैं क्या हो गया? फ्यूडल। और फिर जब मैं फैक्ट्री सेटअप पे आ गया तो मैं क्या हो गया? बस। ठीक है ना? तो मार्क्स को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? मार्क्स बेसिकली ही वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट। ये सब कुछ हमने पूरा कवर कर लिया है। अब माइंड मैप पे आते हैं। ये मार्क्स का कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको यहां पे बताया है। मॉडर्न कम्युनिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रिमिटिव कम्युनिज्म से मॉडर्न कम्युनिज्म तक जाने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि मार्क्स ने हमेशा क्रिटिसाइज किया किसको? कैपिटलिज्म को। लेकिन मार्क्स से क्या पूछा गया कि भाई आप कैप क्रिटिसाइज तो कर दो कैपिटलिज्म को, लेकिन एंड क्या है? अरे बॉस, एंड क्या है? एंड तो यही है। अगर आप बोल रहे हो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो एक्सप्लॉइटेशन एंड कैसे होगा? कोई सॉल्यूशन दो। तो सॉल्यूशन क्या था? मॉडर्न कम्युनिज्म। ही डिड नॉट बिलीव इन द गुडनेस ऑफ मैन। आदमी बढ़िया नहीं है, क्यों? वो फंक्शंस तो है ही नहीं ना दिमाग से। क्योंकि क्लास फॉर्मेशन की जब मार्क्स बात करता है तो वो बोलता है एक क्लास होती है जो डोमिनेट करती है, एक्सप्लॉइट करती है, और दूसरी क्लास एक्सप्लॉइट होती है या सबऑर्डिनेट होती है। तो सिंपैथी किसके साथ होगी आपकी? तो एंटीपैथी किसके साथ होगी?
तो कुछ लोग तो है ना सोसाइटी में जो बुरे हैं, तो बाय डिफॉल्ट मार्क्स बोलता है आदमी अच्छा है बुरा जज करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ओवरऑल जनरलिटी में इंसान जो है वो गुडनेस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स में हम नहीं ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो रिसोर्स कैप्चर करके एक डोमिनेंट पोजीशन पे अपने आप को पाएगा और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। ही कंसिडर्ड मैन एज अ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है इंसान के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है, तो प्रोडक्शन करने वाला जानवर क्या कहलाता है। ठीक है, ये है कुछ मार्क्स की बुक्स जो सीधा सीधा मैंने आपको मेंशन कर दिया, इसको रटना पड़ेगा, मार्कआउट कर लो, आंसर में लिखने के काम आती है। यहां पे क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में इसने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में बात की है। वैल्यू प्राइस प्रॉफिट, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। देखो कितनी बेहतरीन बात करी मार्क्स ने, पॉवर्टी ऑफ, फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी तो बहुत सारी है। अरे गरीबी क्यों है, इसके बारे में तो बहुत सारी फिलोसफीज हैं, लेकिन मार्क्स क्या बोला, फिलोसफी की पॉवर्टी देखो कि इनको चीजों को देखना ही नहीं आता है। आपके पास में दो चार मॉडल ही हैं चीजों को देखने के फिलोसफिकली। मार्क्स ने एक नई फिलोसफी इंट्रोड्यूस की, नाम क्या था, कम्युनिज्म, क्लास स्ट्रगल, रेवोल्यूशन, violent revolution, pauperization of masses, dialectical materialism, historical materialism, class struggle, modes of production। नई फिलोसफीज इंट्रोड्यूस करी, नई तरीके से दिखाना शुरू किया चीजों को, सेम अपैरेटस को। इसीलिए मार्क्स को कहीं ना कहीं क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट से भी हम रिलेट करते हैं। ठीक है, ये है मार्क्स के वो की कंसेप्ट्स जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे एक एक करके। पहला, इनमें से जो टर्म अभी आपको समझ आ रही है उस पर आप मुझे नॉड करते जाइएगा। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, बीइंग एंड सोशल बीइंग, नहीं आती है अभी। बीइंग एंड सोशल बीइंग के बारे में नहीं पता, ह्यूमन बीइंग और सोशल बीइंग पढ़ा है, लेकिन मार्क्स ने क्या बोला ह्यूमन बीइंग और सोशल बीइंग के बारे में, क्योंकि ये शायद आगे रिपीट नहीं हो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जब भी कोई भी ह्यूमन एंटिटी, बाकी सोशोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स का कहना है कि आप जब सोशलाइजेशन आपका हो जाता है तो एक ह्यूमन बीइंग क्या बन जाता है, सोशल सेटअप में क्या बन जाता है वो। मार्क्स बाबू कहते हैं कि कोई भी बीइंग सोशल बीइंग तब बनता है जब वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि वहां पे वो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस में आ जाता है। सोसाइटी ने जो सेटअप क्रिएट किया है वो सेटअप में रिलेशंस हैं, उस रिलेशनशिप में एंटर होने के बाद में अब बीइंग बिकम्स अ सोशल बीइंग। वही फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी देखो और पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी देखो। अभी तक फिलॉसफी क्या बोल रही थी कि एक ह्यूमन बीइंग सोशल बीइंग कैसे बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ। मार्क्स ने बोला ये तो गरीबी है तुम्हारे सोच की, है ना, आइडियोलॉजिकली यू पीपल आर पैरालाइज्ड। मैं बताता हूं नई सोच क्या है। नई सोच ये है कि जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसी एक के हाथ में है तो उसका नाम क्या होता है, उस कैटेगरी का नाम क्या होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हैव्स, जेनरिक टर्म्स तो हैव है, मोड ऑफ प्रोडक्शन के साथ में अगर आप रिलेट कर दे तो वो हैव और हैव नॉट्स होती है।
मास्टर स्लेव, फ्यूडल लॉर्ड्स, है ना, कैपिटलिस्ट बोर्जुआज, ये सब तो अलग टर्म है। प्रोलेटेरिएट बोर्जुआज, ये तो अलग टर्म है। जेनरिक टर्म क्या है? और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके हाथ में, वो कौन है? जिसके हाथ में नहीं है वो क्या है? मार्क्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है? प्रोडक्शन का प्रोसेस। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया, मीन्स ऑफ, और उसी से क्या डिटरमाइन होता है? रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, हैव और। तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में आने के बाद जब वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाती है कि मैं हैव हूं या हैव नॉट हूं, जब मैं प्रोडक्शन करने लग जाऊंगा, मटेरियल लाइफ का मैं प्रोडक्शन करने लग जाऊंगा, तब मैं सोशल बीइंग बनूंगा। अगर मैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरी नहीं कर रहा हूं, प्राइमरी नीड्स को पूरी नहीं कर रहा हूं, तो मेरे और जानवर में फर्क क्या है? जानवर को कपड़ा चाहिए होता है क्या? रोटी चाहिए, जुगाड़ लेता है। लेकिन क्या वो रोटी बनाता है? आइदर ही हंट्स और ही गैदर्स। या तो वो कलेक्ट करता है या वो हंट करता है। उसको शेल्टर, कोई परमानेंट शेल्टर होता है जानवर का? नहीं, क्योंकि शेल्टर तो बनाना पड़ता है। तो मार्क्स ने बोला कि बॉस, इंसान और जानवर के बीच में सबसे बड़ा जो फर्क है वो है दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन प्रोड्यूस थिंग्स while एनिमल कैन नॉट। तो ह्यूमन बीइंग को बोलता है कि जैसे ही आप प्रोडक्शन के प्रोसेस में आ जाते हैं, किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो फूड हो, चाहे फैक्ट्रीज में मटेरियल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन पे हो, कुछ भी हो, जैसे ही आप प्रोडक्शन के प्रोसेस में आएंगे, वेयर यू आर प्रोड्यूसिंग अ मटेरियल लाइफ फॉर योर सस्टेनेंस, फॉर द सोसाइटी, एक बीइंग क्या बन जाता है? ठीक है। नेक्स्ट टर्म, एलियनेशन। अभी तक आपको एलियनेशन के बारे में नहीं पता? इकोनॉमिक, ऑलमोस्ट। हाँ, इवन इकोनॉमिक एनिमल भी दोनों ही है, क्योंकि एक के पास में पैसा है, एक के पास में नहीं है। रिसोर्सेज हैं, एक के पास में नहीं है, लेकिन दोनों ही अपने लाइफ को इकोनॉमिकली स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मार्क्स के लिए सब कुछ कहां सेंटर्ड है? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक बेस में सब कुछ सेंटर्ड है। सीधी सी चीज मैं आपको समझा देता हूं, ये आपको बाद में भी काम आएगी। मार्क्स के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल ये लैंड है और इसके ऊपर बहुत सारी ऐसे बिल्डिंग्स खड़ी है, ठीक है, तो इस बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है? 1 2 3 4 या 5? क्यों? बेस है, इसे बोलते हैं हम नींव। मार्क्स बोलता है कि ये जो नींव है, ठीक है, ये नींव हमेशा इकोनॉमिक होती है। इकोनॉमी डिटरमाइन करेगी कि बाकी के जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो रिलीजन हो या पॉलिटिक्स हो या किनशिप हो, है, या और कोई एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंस्टीट्यूशंस हो, सारे इंस्टीट्यूशंस का बेस क्या है?
इस चीज को मार्क्स बोलता है, मार्क्स के टर्म्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो इंस्टीट्यूशंस इस नींव के ऊपर खड़े हैं, इसको बोलता है ये सुपर स्ट्रक्चर। तो मार्क्स का प्रोपोजिशन सिर्फ इतना सा है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सोसाइटी का, जिसके ऊपर बाकी के सुपर स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं। इसीलिए मार्क्स को बोला जाता है इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। डिटर्मिनिस्ट मतलब इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट। हर चीज को रिड्यूस करके कहां ले आता है? रिलीजन कौन गवर्न कर रहा है? पॉलिटिक्स कौन गवर्न कर रहा है? इसीलिए मार्क्स बोलता है कि इस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब हैव और ये रिफ्लेक्शंस यहां भी होंगे। ये सुपर स्ट्रक्चर जो है, दिस विल ऑलवेज बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये जो जितनी भी सुपर स्ट्रक्चर्स हैं, बाकी के इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी के, ये वही चीज रिफ्लेक्ट करेंगे, ये वही चीज दोहराएंगे, ये वही चीज को रीइंफोर्स करेंगे जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्टेट कर रहा है। तो सुपर स्ट्रक्चर में अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें, तो ये आइडियोलॉजी किसकी है? अरे इसकी कुछ भी हो, सुपर स्ट्रक्चर में कुछ भी हो, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रिलेशनशिप प्रोडक्शन आते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये कहां से डिटरमाइन होते हैं? मींस ऑफ प्रोडक्शन से। अब ये मींस ऑफ प्रोडक्शन में किसी के पास है और किसी के पास, तो ये है डोमिनेशन करने वाले और ये डोमिनेटेड होने वाले। मार्क्स बोलता है रिलीजन भी कौन कैप्चर करके रखता है? तो रिलीजियस फिलॉसफीज किसकी फिलॉसफी एक्चुअली? पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन या लॉज किसके फेवर में होंगे? किनशिप टाइटलमेंट्स किसके फेवर में होंगे? अरे वो रिश्तेदार सबसे प्यारा होता है जो सबसे ज्यादा पैसे वाला है। पैर छूते ही 2,000 का नोट दे देता था। हाँ, अब 500 का ही मिलेगा ना। 2,000 का कैसे मिल जाएगा? दे रहा है तो उसको वापस कर देना। सितंबर तक की लास्ट डेट है। तो हैव्स सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। तो मार्क्स बाबा बोलते हैं कि ये जो रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शंस हैं, जहां पे हैव्स हैव ऑलवेज ग्रेटर डोमिनेशन ओवर हैव नॉट्स, ये डोमिनेट करते हैं। यही लोग हैं जो पॉलिटिक्स में उतरते हैं, यही लोग हैं जो प्रीस्ट बनते हैं, यही लोग हैं जिनकी फिलॉसफीज आती हैं। अब आप देखो कि कैपिटलिज्म इतना क्यों नर्चर कर रहा है आज की डेट में। मैं सिर्फ मार्क्स को एक एग्जाम्पल समझाता हूं, कोशिश करना। हमने लिबरलाइजेशन कितना कर दिया इस वक्त? एयर इंडिया, डिसइन्वेस्टमेंट्स, एफडीआई लिबरलाइजेशंस, हमारी एक्सचेंज रेट्स, हमारी पैक्ट तो नहीं है, मार्केट डिटरमाइंड है हमारी। तो हमारा ये जितना भी सिस्टम है, हमारा ये जितना भी इस वक्त पैराडाइम चल रहा है, आप एक चीज देखो, इसके पीछे की फिलॉसफी कहां से डिराइव हो रही है?
कहां से मोटिवेटेड है हम? लिबरलाइजेशन का इतना बड़ा जो झंडा है, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, तो इस झंडे में सबसे पहला कंडीशन क्या रखा गया था आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से? ओपन करना पड़ेगा आपको खुद को। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कहाँ के इंस्टीट्यूशन है? ये कोरिया के हैं क्या? वेस्टर्न है ना? तो फिलॉसफी किसकी होगी? वेस्टर्न। हम वेस्टर्न फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कम्युनिज्म का डिक्लाइन के आपको इतने आर्टिकल्स मिल जाएंगे, कैपिटलिज्म के डिक्लाइन के नहीं मिलते। लिबरलाइजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन लिबरलाइजेशन के अदर साइड्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते। एप्पल की ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है, फ्रांस ने भी बैन कर दिया एप्पल 12, आईफोन 12, रेडिएशंस के कारण। ठीक है, एप्पल का तुरंत स्टेटमेंट आ जाएगा कुछ दिनों में, आजकल के अंदर, वी आर कॉलिंग बैक ऑल द लॉट्स ऑफ आईफोन 12 ड्यू टू रेडिएशन, और इसको हम ऑप्टिमम क्वालिटी में इंट्रोड्यूस करेंगे एंड वी वांट पीपल टू बी इन द बेस्ट ऑफ देयर हेल्थ इन हेल्दी स्टेट्स। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, ये जितनी भी आइडियोलॉजी आपके सामने आ रही है, कौन लिखता है ये, कौन रिसर्च करता है? अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च पेपर, कैपिटलिज्म इज गुड फॉर द इकोनॉमी। According to a research conducted by a paper written by a scholar, he has revealed that, है ना, कि लिबरलाइजेशन से ग्रोथ बहुत बड़ी है। दो चीजें समझा रहा हूं मैं आपको, डेप्थ में जाना। अब ये स्कॉलर्स और ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं, इनमें से कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है, या कौन सा ऐसा स्कॉलर है जो खुद गरीब है, जो एक गरीबी की बातें करते हैं? और ऐसे कौन से स्कॉलर हैं जो फ्री में काम करते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो फ्री में काम करते हैं? सबके पीछे क्या होती है? फंडिंग। फंड कौन करता है? ऐसा है जिसके पास में वो फंड करेगा। तो जो फंड कर रहा है, इफ आई एम फंडिंग यू फॉर माई पर्टिकुलर जॉब, इफ आई एम गिविंग अ सैलरी टू यू फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, वुड आई अलाउ यू टू राइट एनीथिंग अगेंस्ट मी, अगेंस्ट माई आइडियोलॉजी, अगेंस्ट माई रिलीजन, अगेंस्ट माई गॉड, अगेंस्ट माई बिलीव्स? नो, बिल्कुल नहीं साहब, अलाउ नहीं करूंगा मैं आपको। और उसी चीज को आप क्या बोलते हो? देखो फैक्ट है ये, लिबरलाइजेशन से एक रिसर्च पेपर ने बोला है, यूएनओ ने बोला है ना, यूएनएफ ट्रिपल सी बोल रहा है, एक्स बोल रहा है, वाई बोल रहा है कि ऐसा करने से ऐसा हो गया। पर किसी ने ये तो नहीं बताया कि 140 करोड़ में से ग्रोथ अगर बढ़ी है तो इनइक्वालिटी भी तो बढ़ गई। बॉस गरीब खत्म हो गए क्या? इंडिया की ग्रोथ डबल डिजिट में आ गई थी, तो क्या सब लोगों के पास में, ये सोसाइटी के सब लोगों के पास में इक्वल पैसा था क्या? सारे इक्वल प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे क्या? सारे सबके पास में इक्वल पावर थी क्या? नहीं ना। तो आइडियोलॉजी कहां से इमर्ज होती है? आइडियाज से। आइडियाज के पीछे फंडिंग होती है। कोई भी आइडिया अनबायस्ड होता ही नहीं है। जैसे ही कोई क्रिटिक आएगा मार्केट में, आप देखो, जैसे ही कोई क्रिटिक आएगा, ये न्यूज़पेपर को भी अगर आप पैटर्न देखो, एक दिन कोई आर्टिकल आता है जो क्रिटिसाइज करेगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, दूसरे ही दिन आर्टिकल आता है जो उसी को काउंटर करता है कि भाई साहब, ये भी तो दूसरी साइड है। 18,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग से इतना पैसा वापस आया है, ये किया है वो किया है, 15 लाख रुपए नहीं आए तो क्या हो गया? 15,000 करोड़ तो आए हैं, लेकिन वो किसके पास आए हैं पता नहीं है। पीएम केयर्स फंड को क्यों ऑडिट से बाहर रखना जरूरी था? बिकॉज पीएम केयर्स फॉर यू।
हर चीज के लिए एंटी आइडियोलॉजी, एंटीथेटिकल तुरंत जनरेट हो जाता है। तो आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल्स आप देखो न्यूज़पेपर में कितने होते हैं, आप इंटरनेट पे जितनी भी चीज पढ़ रहे हो, तो होता क्या है, आइडियाज को आइडियोलॉजी बनने के पहले दबा दिया जाता है। आइडियाज को आइडियोलॉजी बनने के पहले दबा दिया जाता है, क्योंकि अगर वो आइडियोलॉजी बन गई तो रेवोल्यूशन आ जाएगा। आप मुझे सोशियोलॉजी से बाहर हटके बताओ, क्या इंडिया के लिए कैपिटलिज्म, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन अच्छा साबित हुआ है कि नहीं हुआ है? कॉमन मैन की तरह सोच के बताना, यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह नहीं। कॉमन मैन की तरह सोच के बताओ। अगर रिलेटिव होता तो ये होते ही नहीं बाहर। ये एब्सोल्यूट है, इसीलिए धड़ल्ले से चल रहे हैं। मास ओपिनियन है कि ये फेवरेबल है, इसीलिए हो रहे हैं। आपको होंडा की गाड़ियां दिख रही है सड़क पे, आपको आईफोन दिख रहे हैं लोगों के हाथों में, आपको ब्रांडेड को क्लोथ, ब्रांडेड घड़ियां सब दिख रही है ना? तो जो आपके हाथ में है, आपके आसपास है, आपके अंदर है, वो आपकी रजामंदी से ही तो है। आपके विल के अगेंस्ट में थोड़ी ना थोप दिया किसी ने। अगर कैपिटलिज्म अच्छा नहीं होता तो ये डेनिम का जैकेट थोड़ी पहन रहे होते आप। अपना अटायर तो कुर्ता पजामा धोती था। आपके ऊपर से नीचे तक कैपिटलिज्म में हो आप, और आपकी रजामंदी से हो। तो जिस चीज में आपकी रजामंदी है वो तो नर्चर करेगी करेगी फिर। तो मास ने एक्सेप्ट कर रखा है इसको, लेकिन मास को एक्सेप्ट करवाया कैसे गया है, ये सवाल है। मार्क्स भी यही पूछता है, और मार्क्स भी यही बोलता है कि बॉस, ये रजामंदी के पीछे आइडियोलॉजी कहां से आई? इनकी आइडियोलॉजी आ रही है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने जैसे ही बल्गारी के परफ्यूम्स लगा लिए तो दुनिया महक के आपके पास आएगी। आप फॉग के परफ्यूम्स लगा लोगे तो ऐसे वो चिपक जाएंगी आके। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाओगे, चिक मैग्नेट हो जाओगे आप। आते हैं ना ऐसे ऐड में? नहीं? डेफिनेशन ऑफ बीइंग कूल, सेक्सी, स्मार्ट, these are changing day by day, they are changing day by day। और जैसे जैसे ये चेंज होती जाती है, आप कैच करना चाहते हो उस चीज को। आप कैफे में खाने नहीं जाते हो, आप कैफे में फोटो खिंचाने जा रहे हो। अगर मैं बाप को बोलूं कि आप जाओ स्काई फॉल्स वगैरह, जाओ वहां दाल बाटी मंगवा लो एक बार, ठीक है, और कोई आपको बोले ये लो फोक और ये लो चम्मच, खाओ उसको, उसकी फोटो तुम खींचने नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि तुम क्या करोगे, दाल निकाली, बाटी चीरी, लहसुन की चटनी, प्याज, नींबू, उसकी फोटो नहीं खींचोगे ना। और खींच भी ली तो इंस्टाग्राम पे डालोगे? नहीं। तुम क्या दिखाने जाते हो? पहला, अपना बढ़िया आउटलुक। दूसरा, पीछे का बैकग्राउंड। तीसरा, अगर कोई कॉकटेल मॉकटेल ढंग की ली है तुमने तो उसको हाथ में लेके। डायरेक्ट बॉटल नहीं खींचता कोई। कमाल करते हो यार तुम। यही है ना आइडियोलॉजी? तो प्रमोट कौन कर रहा है? ये कहां से मोटिवेटेड है, तुम समझ रहे हो? ये कहां से प्रमोटेड है?
इसको बोलो कि आराम से गाड़ी चला, लोगों को भू 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 मत सुना, लेकिन ये वो करेगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या मूवीज में देखा हुआ है, बूम बूम बूम। उसको लगता है जॉन इब्राहिम है। और इसी स्पीड में अगर ये इस गीली सड़क में गिर गया, उठने के बाद में ऐसी सी, अरे कितने एक्सीडेंट होते हैं मैं देखता हूँ यहाँ पे। मैं आऊंगा इस पे। पर एक एक्सीडेंट हुआ था कुछ 8-9 दिन पहले, मैं ऊपर छत पे वॉक कर रहा था। उस लड़के को मैं वहां से देख रहा हूँ, मैं बिल्कुल एच पे ही खड़ा था, ऐसे 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 करके आ रहा है। वो होता है ना ऐसे, यूं बाइक ऐसे चलाते हैं जो। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, ये हाथ ऐसे क्यों जाता है, फिर पैर क्यों के बाहर निकल जाता है। ऐसे कौन सा दांत हाथ खुजली है तुम्हारे, यूं करके वो चला रहा है, ऐसे ऐसे यूं कट मार रहा है यहाँ चौराहे के पहले। भाई साहब, कोई कट में मिसजजमेंट हुआ उनका, और वो गाड़ी सीधी आगे। और वो तो अच्छा हुआ कि डिवाइडर पे नहीं गिरा, नहीं तो माथा फटता। इस साइड गिरा, थोड़ा सा रगड़ रगड़ के गया। और कुछ लोग जो थे, जिनको ये नहीं पता था कि वो पीछे से स्टंट करते आ रहा है, वो उसको उठाने गए। तो वो उठाए तो ऐसे से कर गई। मेरे को 1% भी सिंपैथी नहीं थी। मैं अपने मन में यही सोच रहा था कि अभी जो ये फैली हुई टांग जो सीधी हो गई है, ये अब कुछ दिनों तक तो एटलीस्ट भगवान करे सीधी रहे। अबे क्यों करना है, क्यों करना है ये सब, क्या मिल जाएगा। है ना। उसके बाद में वो करीबन 15-20 मिनट तक वो वहाँ किसी ने चेयर लगा दी थी, दुकान वाले ने। वो बैठा हुआ था, पानी पी रहा है, चक्कर आ रहे हैं उसको। मैं नीचे गया था, देख के आया मैं ऐसे ही, मजे लेने के लिए। ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशन। है ना। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कैसे हो गया ये। अरे वो भैया मैं कट ले रहा था, मैं इधर निकल रहा था, उसने गलत टर्न मार दिया तो मैं गिर गया। तो मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा। मैंने कहा आपकी गाड़ी स्पीड में नहीं होगी, वो गलती हो गई उसकी। हाँ मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला मैं छत पे खड़ा हुआ था। मैंने कहा तेलानी रामा, तेरे को मैं वहां से देख रहा हूँ, तू जिस तरीके से यूं सांप बन के यहाँ तक आया है ना, उस हिसाब से तेरे को पिछले चौराहे पे ही गिरना चाहिए था। यूं 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 करके आ रहा है, तो मुझे ऐसे देख रहा है। बोले भैया अब तो चोट लग गई मेरे। मैंने कहा जिंदा क्यों बचा है पर तू। मैं बोल के निकल आया उसको, मैं कहा, जिंदा क्यों बचा है तू। तो हमारे देश में बिल्कुल सही है वो, कि वेस्टर्न कंट्रीज में एक्सीडेंट होता है तो क्या बोलता है, ओ माय गॉड, गॉड ब्लेस दिस चाइल्ड, एम्बुलेंस एम्बुलेंस आई तो बच जाए। पाकिस्तान में होता है तो या अल्लाह रक्षा करो, ठीक है। अपने यहाँ होता है तो बीप 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 बीप। मैंने भी वही बीप दी थी उसको। नाउ व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। कूल बनना है। आपको क्या करना है, कूल बनना है। कि कूल की डेफिनेशन कहां से आ रही है, सब बाहर से। आपकी फैशन की डेफिनेशन कहां से आ रही है, सब बाहर से। बाहर मतलब क्या है, आपको पता है इंडिया के अंदर जो क्लोथ्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आप सीके में जाना कभी, ब्रांड्स की बात बताता हूँ आपको। आप सीके में जाना, या 2-3 ब्रांड्स को मैंने ऑब्जर्व किया है। टीएच में जाना, कभी बॉस में जाना, या एक लुई विटॉन के अंदर में, है ना। हमारे यहाँ पे लास्ट फिल्ट्रेशन में जो क्लोथ्स बच जाते हैं वो आते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर ने अडॉप्ट कर लिए, यूज हो गए, अब वो ट्रेंड से बाहर हो गए।
पर प्रोडक्शन मशीनरी फैशन डिजाइन कुछ कुछ प्लेटेड चीजें पड़ी हुई है, उसका लॉट पहले साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में उतरता है और उसके बाद में इंडिया में उतरेगा। इंडिया में भी पहले मुंबई में उतरेगा, मुंबई दिल्ली में सबसे पहले वो कल्चर में आएगा। फिर वो पहले मेट्रोपॉलिटन सिटीज, उसके बाद में आता है सेमी मेट्रोपॉलिटन सिटीज या अर्बन एरियाज में, और बिल्कुल लास्ट में जाएगा उन छोटे छोटे टाउन्स में जहां से वो टाउन वाले कल्चर अडॉप्ट करेंगे, तब जाके वो कल्चर से बाहर होगा। आप तो रिजेक्टेड फैशन को अडॉप्ट करते हो, लेकिन आपके फैशन स्टेटमेंट्स को बढ़ाया कैसे जाता है, आपके फैशन स्टेटमेंट्स को कैसे वो आपको पहनाते हैं। ब्रांडिंग करा के, सलमान खान पहन रहा है, ये पहन रहा है, वो पहन रहा है। सलमान खान से खुद से पूछो घर में वो ऐसे कपड़े पहनता है क्या? नहीं पहनता। कंफर्टेबल आउटफिट क्या है उसका? उसका है कुछ कंफर्टेबल आउटफिट, जो भी होगा वो अपने हिसाब से पहन रहा है। लेकिन आपको जो पहचान पहनाना है वो फिर फैशन शोज में, है ना, टीवी एड्स में, कौन सी क्रीम आप लगाओगे, यही मैंने आपको बोला था। टॉप 3 ब्रांड्स के नाम बता दो, शैम्पूज में, सोप्स में, कंडीशनर्स में, परफ्यूम्स में, घड़ियों में। आपके मुंह पे वही ब्रांड्स आएंगे जिसके ब्रांड के एड्स आपको ब्रांडिंग की जाती है। तो आपकी जो डेफिनेशंस हैं, बेसिकली ये डेफिनेशंस, ये आइडियोलॉजीज, आपके दिमाग में सिर्फ आइडिया पहुंचता है, आइडियोलॉजी किसी और की है। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, दिस इज एंटायर मार्क्स। मैं आपको इतने एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स मार्क्स से रिलेवेंट है। तो ये जो फैशन है ना, या ये जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, या ये जो डेफिनेशंस हैं, क्योंकि डेफिनेशंस जो डिसाइड करती हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। फॉर एग्जाम्पल, गुड की डेफिनेशन होती अ पर्सन हु डज इवल, तो आप उसको गुड बोलते हैं। और इविल की डेफिनेशन होती द वन हु प्रीचेस गॉड, तो आप उसको इविल बोलते हैं। आपने तो रटा हुआ है सब कुछ। अरे GOOD अच्छा कैसे हो गया था? आपने सब रटा हुआ है, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक आइडियाज फिट हैं जो कि आपके दिमाग ने रट लिए हैं। आपने उन आइडियाज को समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही तगड़ी तरीके से आइडियोलॉजी में गवर्नड है। आइडियोलॉजी साइकोलॉजी से बहुत ज्यादा रिलेटेड होती है। मैं आपको फिर बोलता हूं, पप्पू उतना बड़ा पप्पू है नहीं जितने आप लोगों ने उसको बना दिया है। एनालाइज करके देख लेना इस बात को। यू हैव नेवर मेट विद द पर्सन, ठीक है? आप मीम्स देखते हो, और मीम्स को पेश करने के तरीके से, जैसे आप स्टैंड अप कॉमेडी में जाओ, अब स्टैंड अप कॉमेडी में जाते ही आपके दिमाग में क्या है, यहां तो मुझे हंसने के लिए मिलेगा। अब वो बोलेगा भाई नाम क्या है तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल तुमने बोला ध्वनि। ध्वनि नाम होता है क्या? हंस दिए। और मैं ऐसे बोलूं ध्वनि नाम होता है क्या? नहीं हंसे। माइंडसेट। तो आप जहां जा रहे हो वहां के लिए आप ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड हो। तो सलमान खान पहन रहा है तो अच्छा ही होगा, शाहरुख खान ने बोला है पान मसाला खाओ तो बढ़िया ही होगा। गेटिंग इट? तो आप लोगों ने क्या होता है, मतलब आप लोग इन सेंस, हम लोग इन, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अभी तक हम लोग उस स्टेज पे आई नहीं है। वन ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स आई नो, और ये प्रैक्टिस बहुत साल पहले मैंने भी शुरू करी थी। आई बिगिन टू क्वेश्चन द थिंग्स दैट आर अराउंड मी, और वहां से फिर वो चीज डिटरमाइंड हुई। ठीक है? तो हमने क्या होता है, डेफिनेशंस को रटा हुआ होता है, लेकिन आइडियोलॉजी जो होती है वो साइकोलॉजी से बहुत ज्यादा ड्रिवन होती है। अब देखो, हिंदी का वर्ड है नमो,
अगर मैं आपको अगर नमो 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 बोलूं, पहली चीज दिमाग में क्या आ रही है अभी? आ गया? घुसाया जाता है आइडिया को। एंड दिस इज हाउ यू विल वोट। देर आर PR एजेंसीज विच क्रिएट द कंटेंट। कंटेंट क्रिएट होता है, मोदी जी की एंट्री, मोदी जी की 5-6 BMW चल रही है, पीछे भयानक बैकग्राउंड म्यूजिक इफेक्ट्स के साथ में आपको दिखाया जाएगा, बड़ा पावरफुल PM, आंखों से शक्तियां निकलेगी, चमत्कारी, पीछे बिजलियां कड़केगी। ये क्या होता है? ये सब इमेजेस आपको क्यों दिखाई जाती है? आपके दिमाग में एक इमेज फिट हो जाएगी, वाओ क्या पर्सनालिटी है। आप कभी सोच ही नहीं पाओगे कि ये आदमी वही है जो बोलता है कि बादल बीच में आ रहे हैं तो रडार के सिग्नल ब्लॉक हो जाएंगे। ऑनेस्टली बताओ, जितने भी तुम इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखते हो उसमें से कितने पोस्ट ऐसे होते हैं जो राहुल गांधी को बेइज्जत कर रहे होते हैं, और उसमें से कितने ऐसे पोस्ट होते हैं जो मोदी जी को बेइज्जत कर रहे होते हैं? तुम इंस्टाग्राम पे कौन सा कंटेंट कितनी देर देख रहे हो उससे डिटरमाइन होगा कि नेक्स्ट पोस्ट तुम्हारे लिए क्या सजेस्ट हो जाएगा। दिस इज एल्गोरिदम। रिसेंटली मैंने भी एल्गोरिदम लर्न करी है, मैंने भी सीखा है, मैंने भी पढ़ा इसकी चीज के बारे में, क्योंकि सिंस वी आर ऑल्सो रनिंग एन इंस्टीट्यूशन, तो हमको भी ये सब चीजें, कैसे फेसबुक काम कर रहा है, कैसे मेटा काम कर रही है, मेटावर्स क्या है, वर्चुअल रियलिटी कैसे काम कर रही है, इंस्टाग्राम और इनके बीच में कैसे पैचअप है, CPC क्या होता है, तो ये सब चीजें सीखनी पड़ती है, तब जाके आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, किसी को बोल सकते हो हाँ भाई ठीक है तुम करो इस चीज को। तो दैट थिंग आई गॉट टू नो, आई लर्न कि कैसे ये जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म है। अब फेसबुक कर क्या रहा है तुमको पता है? फेसबुक तुमको बोलता है तुम अपना बिजनेस प्रमोट करो, हम तुम्हारा बिजनेस बढ़ाते हैं। ठीक है? फेसबुक तुमसे जो तुम्हारा डेटा लेता है वो बिजनेस एंटिटीज को बेचता है, बेस्ड ऑन योर जेंडर, बेस्ड ऑन योर एज, रीजन, प्रोफाइल, ज्योग्राफी, एजुकेशन, ये सारा डेटा करीबन करीबन 118 से 120 कैटेगरी में डिवाइड होता है। और फिर जब कोई ब्रांड आपको टारगेट करना चाहता है, कोई एरिया के अंदर में कोई चीज बिकवानी है, कहीं इलेक्शंस आ रहे हैं, किसी कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर में मुझे एक हाइप क्रिएट करानी है, तो मैं फेसबुक के पास जाऊंगा, मैं फेसबुक को बोलूंगा कि भाई मुझे आपसे मेटा में ऐड वैड कराने है वो, ठीक है? फेसबुक बोलता है ओके, पर फेसबुक बोलता है इतना पैसा लगेगा। तो आप जो प्रोफाइल क्रिएट करते हो बेसिकली आप अपने आप को कस्टमर बना रहे हो। आपका डेटा बिजनेस को बेचा जाता है, बिजनेस एंटिटीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को, जो भी लोग आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं उनको बेचा जाता है। वो उस डेटा के बदले फेसबुक को पैसा देते हैं, ठीक है? और उस बिजनेस को अगर आपने मान लो सब्सक्राइब कर लिया, या आपने Amazon पे क्लिक किया, उससे उनकी सेल हो गई, तो उस बिजनेस से बिजनेस बढ़ गया। तो आप Amazon के कस्टमर नहीं हो सबसे पहले, आप सबसे पहले फेसबुक के कस्टमर हो। आपकी फेसबुक पे प्रोफाइल नहीं है, सिर्फ प्रोफाइल नहीं है, आपने एक बिजनेस प्लेटफॉर्म को अपना डेटा देके अपने आप को कस्टमर बना दिया। आपने बता दिया कि मेरी जेब में इतना पैसा है, रहती मैं यहां हूं, नाम ये है, बैकग्राउंड ये है, एजुकेशन बैकग्राउंड ये है, ये मेरी ज्योग्राफी है। बार 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 नोटिफिकेशन आता है, दिस ऐप वांट्स टू एक्सेस योर लोकेशंस, अलाउ, डू नॉट अलाउ, अलाउ ओनली यूजिंग द ऐप, वाइल यूजिंग द ऐप, आता है। आपने कर दिया अलाउ, वो आपकी एक एक एक्टिविटी को ट्रेस करता है। ये मुझे भी नहीं पता था। ये सब कुछ मैंने भी तब सीखा, तब जाना, जब मैंने ये पूरे वेबसाइट मैनेजमेंट मार्केटिंग वाले ये जो लगे हुए हैं इनके साथ में बातचीत करना शुरू किया। हाउ आर दे टारगेटिंग? ठीक है? अब ये सब चीजें कहां से गवर्न होती है? जो मैंने आपको बताया,
कि आइडियाज, जो आइडियोलॉजीज वगैरह जो भी बन रहा है, ये सब कुछ कहां से गवर्न होता है? किसके आइडियाज हैं? हैव्स के। इसको क्या बोलता है मार्क्स? इकोनॉमिक। हम मार्क्स को क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट। हर चीज को कहां ले आएगा? तोड़ के इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। फिर आओ नेक्स्ट टर्म पे, कमोडिटी फेटिशिज्म। अब कमोडिटी फेटिशिज्म क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिक बात इतनी सी होती है, फेटिश क्या होता है? आपके कुछ शौक होंगे, कुछ कमोडिटीज को लेके कुछ शौक होंगे, ठीक है? कैपिटलिज्म में मार्क्स बोलता है कि कमोडिटी एक फेटिश हो जाती है ना, दिमाग में मतलब उसको पूजा जाता है। अगर देखा जाए तो इस घड़ी की इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि कॉस्टली है। और इस माउस की इतनी वैल्यू क्यों नहीं है? दूसरा आ जाएगा। एक रिंग में अगर डायमंड लगा है तो बहुत कॉस्टली है, और एक रिंग में अगर जरकन लगा है तो वो लेस कॉस्टली है। कोई चेन आपने पहनी है जो चांदी की है, वो गिर जाए तो चल ठीक है कोई बात नहीं, सोने की गिर जाए तो कितना दुख होता है। और जस्ट इन केस वो अगर रोज गोल्ड डायमंड की हो तो मर ही जाओगे। आपकी गाड़ी पे स्क्रैच लगता है, आपको बहुत दुख होता है। गाड़ी पे स्क्रैच लग गया यार, खुद पे लग गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, रिकवर हो जाएंगे। गाड़ी पे स्क्रैच लगा दिया, लड़ने क्यों उतरते हैं? गाड़ी पे स्क्रैच लगा दिया। तो कमोडिटी से कितना अट्रैक्शन है, कितना फेटिश है हमको कमोडिटी का। कोई तुम्हारे कॉस्मेटिक्स छेड़ दे, देखो, कोई तुम्हारा मोबाइल तोड़ दे गलती से मोबाइल गिर गया हाथ से, टूट गई, स्क्रीन टूट गई, तुम उसके दो टुकड़े कर दो? नहीं। तो इसे बोलते हैं कमोडिटी फेटिशिज्म। मार्क्स भी बोलता है कि कैपिटलिज्म में कमोडिटी फेटिश हो जाती है, फेटिश का रूप ले लेती है, फैंटेसी हो जाती है, अलग टाइप के अट्रैक्शंस होते हैं कमोडिटी से। जिंदगी कौन जी रहा है? फिर वही एग्जाम्पल मैं आपको ले आऊंगा, जिंदगी कौन जी रहा है? तुमको देख के किसको लगता है यार ये पर्सनालिटी है यार, रॉयल आदमी, जिंदगी जी रहा है अपनी, क्यों? गाड़ी वाड़ी मेंटेन कर रहा है, बढ़िया घड़ी कपड़े उपड़े सब पहने हुए हैं, अगला दिख रहा है यार, वो क्या बोलते, दिखता है यार अगली की लाइफस्टाइल में, जी रहा है अगला। कैसे जज किया तुमने? क्या पता अंदर से दुखी हो बिल्कुल ही, रात को नींद ही नहीं आ रही हो, लेकिन आपने कैसे जज किया? कमोडिटीज से। तो आपकी फेटिश किससे है? कमोडिटीज से। आपकी जजमेंट्स किससे हैं? कमोडिटी से। कमोडिटी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ओनरशिप किसकी है? आप ओनर नहीं हो उस घड़ी के, मार्क्स बोलता है आप ओनर नहीं हो, आपने तो सिर्फ इसको पैसा दे के अपना बना लिया। ओनर एक्चुअली होता है जो उसको प्रोड्यूस करता है। मार्क्स की मानी जाए तो ओनर है वर्कर, जिसने अपने हाथों से इसको बनाया। खाना जिसने बनाया है ना, जिस कुक ने खाना बनाया है, तारीफ उसकी होनी चाहिए, खाना उसका है, मार्क्स का कहना है ऐसा, ना कि जिसके घर आप खाना खाने गए हो उसके। तो मार्क्स का कहना है कि जो कमोडिटी जो बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, एक्चुअली जिसका उस पे हाथ लगा है, वो उसका एक्चुअल ओनर है। हम तो सिर्फ उसको पैसा देके खरीद लेते हैं। तो फैक्ट्री में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, उसका एक्चुअल ओनर कौन है? वर्कर। लेकिन उस वर्कर की लेबर को मार्क्स लेबर और लेबरर में फर्क महसूस करवाता है। मार्क्स बोलता है कि ये इंसान जो है ये लेबर है,
लेकिन ये जो इस कमोडिटी में, इस प्रोडक्ट में पुट ऑन कर रहा है, वो लेबरर है। आई एम सॉरी, वो लेबरर है, पर जो स्किल वो डिलीवर कर रहा है वो उसकी लेबर है। ही इज अ लेबरर। तो जो लेबरर है वो कमोडिटी उसकी है, लेकिन मैंने उस लेबरर की लेबर को कैसे खरीद लिया? उसको पैसा देके, वेजेस देके, सैलरी देके। अब उसका कोई हक नहीं रहा उसके ऊपर, क्योंकि पहले हम बार्टर सिस्टम में जो प्रोड्यूस करते थे, वो प्रोड्यूस हमारा ही होता था, हमारी जरूरतों के लिए हम प्रोड्यूस करते थे। बाद में हमने एक्सचेंज शुरू कर दिया गुड्स का बार्टर में। पहले सिर्फ जरूरतों के हिसाब से हम अपने लिए प्रोड्यूस करते थे, बाद में हमने एक्सचेंज शुरू कर दिया। अब एक्सचेंज में रिप्लेसमेंट आया मनी का। तो अब आपकी मेहनत से बनी हुई मटकी, कोई भी टूल, उगाया हुआ गेहूं, राइस, पल्सेस, मैं खरीद सकता हूं कि नहीं खरीद सकता? कैसे? पेपर से। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा चाहिए और आप अपनी पूरी मेहनत दे दोगे उसमें। मार्क्स बोलता है ये कागज का टुकड़ा ही सबसे गलत है, इस कागज के टुकड़े को खत्म कर दो, इसी का नाम कैपिटल है। दुनिया किसकी है? जिसके पास पैसा है। यही डेफिनेशन है ना। मार्क्स बोलता है इस कागज के टुकड़े को खत्म कर दो, पूरी दुनिया एक बराबर हो जाएगी। क्योंकि आप और हम और पूरी दुनिया इस वक्त है ही किसके पीछे? आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चले जाओ, आपको अगर सरकार सैलरी ना दे और लोग रिश्वत ना दे, तो आप आईएएस भी नहीं बनना पसंद करोगे। ईमानदारी की बात है बिल्कुल। अगर सेवा करनी है तो ऐसे तो खुला है, जाओ करो सेवा। अगर सर्विस ही करनी है तो आज भी कर सकते हो, लेकिन तुमको चमकते हुए सितारे दिखते हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ किससे ड्रिवन है? बेसिकली फेटिशिज्म से, कमोडिटी फेटिशिज्म। और वो कमोडिटी फेटिशिज्म कहां पे आती है? कैपिटलिज्म में। नेक्स्ट, क्लास स्ट्रगल, ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस हो गया। ये कहानी में एक्सप्लेन कर दिया आपको। फिर आता है सोशल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब पता है? प्रैक्टिकल रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। वही फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस का ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस बनना और रेवोल्यूशन आ जाना। ठीक है। ये आपके मार्क्स के सारे कंसेप्ट्स यहां पे रिलेटेड थे। ऊपर आप देखोगे कि मार्क्स की थ्योरीज कहां कहां से इंफ्लुएंस हुई है। तो पहला हुआ है हेगल से, उसने क्या क्या बोरो किया हुआ है? डायलेक्टिकल मेथड, लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स, हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन एंड डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। ये जर्मन फिलोसफर है, जर्मन ट्रेडिशन से फॉलो किया है हेगल से। सबसे ऊपर डायलेक्टिकल मेथड, हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन एंड डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। ठीक है। फिर आता है हमारे पास में सोशलॉजिकल थॉट। सोशलॉजिकल थॉट कहां से बोरो किया है? रूसो से। फिर आता है क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसके थॉट्स मार्क्स ने कहां से बोरो किए हैं? मतलब ये मार्क्स पे इंफ्लुएंस था इन लोगों का, रिकार्डो और एडम स्मिथ। मटीरियलिज्म का कंसेप्ट कहां से बोरो किया है? फेवरबैक से। इसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है। अब इन टर्म्स या इन थ्योरीज का जो इन्फ्लुएंस है वो मार्क्स के सारे कंसेप्शन में हमको धीरे धीरे देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको मार्क्स की ये सारे नीचे आइडियाज हैं, ये कंक्रीटली दिमाग में एक तो पता होने चाहिए। मार्क्स के सारे बुक्स के नाम जो है वो पता होना चाहिए, और दूसरा ये कहां से क्या चीज इसने बोरो करी ये पता होना चाहिए। फिर हम पता शुरू करेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। एक एक जो टर्म है, मटेरियलिज्म कहां से आया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कैसे आया, लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स कैसे लगता है इसके अंदर में, ये हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए।